सबको नमस्कार। स्कूल ऑफ असेंशन सिस्टरहुड ऑफ द रोड्स आखिरी सेशन में सबका स्वागत है। जेन और उसके साथी अपना देश इंग्लैंड से होली लैंड जाने के रास्ते में बहुत से प्रदेश से होके अब आक्रे के लिए चल पड़ते हैं। जेन, एलिनोर और कैथरीन टेलीपैथी से अपने पति को मैसेजेस भिजाते थे रोज। उनका जहाज हार्बर में डॉक होता है। इन सबको सुरक्षित प्रदेश को ले जाने के लिए आक्रे में टेम्पलर नाइट्स, वहाँ के सैनिक उनके लिए इंतज़ार करते रहते हैं हार्बर में। जेन के ग्रुप को देखने के बाद उन्हें लगता है कि ये बहुत बदल गए हैं। वो बहुत स्वस्थ और प्रकाशमय दिख रहे थे। ये इसलिए कि वो रोज़ ध्यान करते थे और वो भी लाइट मेडिटेशंस। इससे उनका लाइट क्वोशिएंट बढ़ रहा था। जहाँ स्त्री प्रकाशमान दिख रहे थे, पुरुष बहुत निस्तेजित लग रहे थे। ये इसलिए कि ये सब युद्ध वातावरण में हैं। इसकी वजह से उनके एनर्जीज पूरे ड्रेन हो रहे थे दिन भर दिन। यहाँ इन महिलाओं को बिल्कुल भय नहीं लग रहा था कि वो युद्ध भूमि में आए हैं, उनका जिंदगी कैसे रहेगा। इनको इस तरह का धैर्य कहाँ से आया? ये जो रोज़ वो लाइट मेडिटेशंस का अभ्यास कर रहे थे, उनसे वो अपने इनर से कनेक्शन मिल रहा था। हार्बर से उन सबको गए एक जगह लेके जाता है। उसका नाम है अबे ऑफ सेंट एन। वो जगह सब यात्रियों को आतिथ्य देने के लिए मशहूर है। एक बुजुर्ग महिला दरवाज़ा खोल के अपना नाम मदर वलेरिया और वो ऑर्डर ऑफ सिस्टर्स की हेड है कह के अपना परिचय देती है। मदर वलेरिया जेन, एलिनोर और कैथरीन को उनके क्वार्टर्स दिखाती है। जेन मदर से एक प्रश्न पूछती है। वो ये है कि मदर वलेरिया ने कभी भी सराकिन महिला से मित्रता किया है क्या, उनके हीलिंग और प्रार्थना करने की विधि सीखने के लिए। तुरंत जवाब नहीं देती मदर वलेरिया, लेकिन कुछ समय बाद कहती है कि इन लोगों को आने के पहले दिन एक सराकिन स्त्री आके इन यात्रियों के बारे में पूछती है। तब मदर वलेरिया सोचती है कि इस समय इस प्रदेश के लिए कौन यात्री आएगा, और वो भी स्त्री। और वो सोचती है कि इस सराकिन स्त्री को थोड़ा पागलपन है, उसे वहाँ से भिजा देती है। इस इंसिडेंट की वजह से जेन और उनके साथी आने से उसको आश्चर्य नहीं लगता। इन यात्री का यह आना होली लैंड में जो सराकिन स्त्री है उनको टेलीपैथी द्वारा पता चलता है। ये सब पहले ही एक दूसरे को मैसेजेस भिजाए थे। ये एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन उनको अपना डिवाइन डेस्टिनी पता है और उनको अपना सोल डिज़ाइन से आगे जाना भी पता है। सभी सेटल होते हैं अबे में। कैथरीन को मैसेज आता है उसका पति एक स्पेशल रूम में वेट कर रहा है उसके लिए। कैथरीन खुशी से जाके अपने पति को आलिंगन करती है। कैथरीन अपने यात्रा के बारे में, गोज़ो के बारे में, रोड्स के बारे में बताती है, लेकिन कुछ विषय नहीं बताती क्योंकि अभी गए का मानसिक स्थिति कैसा है उसको पता नहीं है इसलिए। लेकिन गए कहता है कि दुनिया के बारे में उसका ज्ञान बढ़ रहा है और होली लैंड आने के बाद सूफीज़म जो इस्लाम का एक भाग है उसको जो फॉलो करते हैं उनसे वो बहुत ज्ञान प्राप्त कर रहा है। दूसरी तरफ जेन और अलेक्जेंडर के बातचीत में अलेक्जेंडर कहता है कि जेन बहुत अद्भुत दिख रही है और उनके यात्रा के विषय बताने के लिए कहता है। जिस तरह कैथरीन हर विषय अपने पति को नहीं बताती, उसी तरह जेन भी सब कुछ नहीं बताती अलेक्जेंडर को। एक प्रश्न पूछती है अलेक्जेंडर से कि वो इस बीच में कभी अस्वस्थ था क्या। अलेक्जेंडर कहता है कि जब वो घायल होके बहुत नाजुक स्थिति में था, तब विजन में जेन को देखता है और वो उसको क्यूर करती है। और वो इस तरह कैसे उसको क्यूर किया है पूछता है।
तब जेन उसको टेम्पल ऑफ कैंटजा में इनिशिएशन के समय वो किस तरह एस्ट्रल ट्रैवल करके उसको हील करती है वो सब बताती है। 4 दिन के बाद जेन को मदर बरेरिया से बुलावा आता है। जब जेन उसके कमरे में जाती है तो वहाँ उसको एक सुंदर सी डिग्निफाइड स्त्री दिखती है। वो अपना नाम फातिमा कह के जेन को एक गुलाब का फूल देके कहती है कि वो फूल एक चिन्ह और एक मैसेज है, और कहती है कि उसका मालकिन उसको जेन के पास बिछाया है और अगले दिन जेन और उसके 2 साथियों को इनवाइट किया है अपने घर जाने के लिए, और उनकी सुरक्षा के लिए रक्षक को भी भिजाएगी। आपको याद होगा कि जब ये सब गोजो में थे, स्लीपिंग प्रोफेटिस कहती है कि जेन के पास एक स्त्री आएगी गुलाब लेके, तो अब बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। इससे जेन को फातिमा पे विश्वास होता है। कहती है उससे मिलके बहुत खुश है और उसके मालकिन का नाम पूछती है। फातिमा कहती है कि उसका नाम अशरा है और पूछते हैं कि अगले दिन आने के लिए क्या वो तैयार है। जेन जाने के लिए मान जाती है। फातिमा कहती है कि उनके लिए अगले दिन कपड़े भी भिजाएंगे ताकि कोई भी उन पर अटैक न करे। फातिमा जाने के बाद जेन एलिनोर और कैथरीन को बताती है कि जैसे कहा था वैसे ही सरकिन स्त्री से कांटेक्ट हुआ है और उनके इस आध्यात्मिक जर्नी में दूसरा कदम उठाने के लिए उनको अगले दिन जाना पड़ेगा अशरा के पास, और उसके लिए प्रिपरेशन करना है उनको। यहाँ देखिए उनका प्रिपरेशन कितना अच्छा है। इनको इस मीटिंग में क्या होगा नहीं पता है, लेकिन उनको ग्रुप सोलफुल अच्छे से पता चल रहा है। इसका मतलब एक ही ग्रुप के संबंधित सोल से वो मिल रहे हैं, ये महसूस करते हैं। वो ये भी समझता कि वो दूसरे सिस्टर्स से मुलाकात हो रही है उनकी। ये हर रोज ध्यान में मैसेजेस भिजाते थे जिनसे उनको मिलना था। तो अब ये मैसेजेस जिनको पहुंचना था वो पहुंच गया और उनसे जवाब भी मिल गया। रात भर ध्यान करते हैं अगले दिन की मीटिंग की तैयारी में। इससे हमें बियॉन्ड असेंशन बुक में दिया गया ज्ञान असेंशन बडीज के बारे में याद आता है। जो लाइट मेडिटेशंस हम करते हैं वो गॉडेस मिस्ट्रीज का एक पार्ट ही है। आरबीटी साधना में भी हम असेंशन बडीज को बुलाते हैं। ये सब ज्ञान गॉडेस मिस्ट्रीज का ही भाग है। अगले दिन एस्कॉर्ट आते हैं इन लोग को ले जाने के लिए। मदर को और वहाँ के नन्स को बता के जाते हैं उनके साथ। थोड़ी देर के बाद एक बड़ा घर के सामने रुकते हैं। वहाँ फातिमा को मिलते हैं। वो अपने मालकिन के पास ले जाती है उनको। एक गज़ेबो यानी एक बड़ा कमरा वहाँ ले जाती है। वो कमरा बहुत रंगीन रहता है और हीलिंग भी महसूस करते हैं ये तीनों। वो आनंदित होते हैं। उनको देख के अशरा आके सबको आलिंगन करती है, उनको शरबत पिलाती है। सब आराम से बैठ के अपना वार्तालाप शुरू करते हैं। अशरा अपने बारे में कहना शुरू करती है। उसके वुमेनहुड में एंटर होते ही उनके घर में एक मेहमान आके अशरा से अकेले में बात करने के लिए कहती है, लेकिन अशरा का पिता सहमत नहीं होता। कहता है कि वो और उसकी पत्नी भी रहेंगे उस मीटिंग में। तो चारों मिलते हैं। वो मेहमान अपने सर से क्लोक हटाती है तो पता चलता है कि वो एक स्त्री है। वो कहती है कि वो बहुत दूर से एक द्वीप से आई है। वहाँ प्राचीन परंपरा संस्कृति का अनुसरण करते हैं। वहाँ देवी की आराधना करते हैं। देवी द्वारा चुने गए स्पेशल प्रीस्टेसेस ट्रांस स्टेट में बहुत ज्ञान मार्गदर्शन देते रहते हैं और भविष्यवाणी भी बताते हैं। कोई प्रश्न करे तो उनका जवाब भी देते हैं। उस स्थिति में उनके यहाँ एक प्रीस्टेस ट्रांस स्टेट में एक अपरिचित भाषा में बात करती है। तब यात्रा पर आई हुई एक तीर्थयात्री कहते हैं कि वो अरबिक भाषा है और पैलेस्तीन में बोला जाता है। प्रिस्टेस उस ट्रांसलेट में ये कहती है कि होली लैंड में यानी अभी ये जो यहाँ पे है वहाँ एक खास सोल ने जन्म लिया है।
उसको देवी रहस्य सिखाने के लिए उस द्वीप के लिए कोई प्रिस्टेस अरेबिक भाषा सीख के वहाँ जाके उसको सिखाना है। वो यात्री कहती है कि उसको अरेबिक भाषा पता है और कोई सीखना चाहता है तो वो सिखाएगी। तो अब जो प्रिस्टेस आती है अशरा के पास, वो उस भाषा को सीख के आई है। अशरा से कुछ प्रश्न पूछती है, उसके सपनों के बारे में, उसका गुप्त विचार, उसके ललित कलाएं, उसके इच्छाएं, घटनाओं का आंतरिक ज्ञान, ये सब पूछती है। अशरा का जवाब सुन के वो एक स्पेशल सोल है समझ के खुश होती है और उसको हग करती है। अब अशरा को उनके आइलैंड लेके जाना है देवी रहस्य सिखाने के लिए, क्योंकि उसका डेस्टिनी ही है वो। लेकिन अशरा का पिता नहीं मानता। इसके लिए 2 कारण है। वो ये सोच विचारधारा का है कि स्त्री उच्चतर ज्ञान प्राप्त करने के लिए योग्य नहीं है। एक सोसाइटी को कंट्रोल करना है तो फेमिनाइन एनर्जी को कंट्रोल करना है। ऐसी स्थिति में वो सोसाइटी इवॉल्व होने के लिए बहुत समय लग जाता है। जब स्त्री अपनी सेंशुअल सेक्सुअल गॉडेस एनर्जी को फ्रीली एक्सप्रेस करते हैं, वो सोसाइटी कम समय में इवॉल्व होती है। अशरे का पिता इस तरह का प्रोग्रामिंग में रहता है, इसलिए अपनी बेटी को बिछाने के लिए सहमत नहीं होता। और दूसरा कारण ये है कि वो अशरा का शादी करवाना चाहता है ताकि उसका पोजीशन सुल्तान के पास बढ़ जाएगा। वो अपने पिता से बहुत रिक्वेस्ट करती है प्रीस्टेस के साथ बिछाने के लिए, लेकिन वो सहमत नहीं होता। प्रीस्टेस आदेशात्मक आवाज में अशरा के पेरेंट्स को अपनी आंखों में देखने के लिए कहते हैं। जब वो देखते हैं, प्रीस्टेस से आ रही एक मैग्नेटिक आकर्षण से प्रभावित होते हैं और नींद की अवस्था में जाते हैं। तब प्रीस्टेस उनको इंस्ट्रक्शंस देना शुरू करती है। अशरा के जीवन में अब तक उन्होंने अपनी भूमिका अच्छे से निभाया है। अब आगे से कोई और उसका ध्यान रखेंगे, इसलिए उन्हें अशरा को रिलीज करना है। अशरा को बहुत एसोटेरिक ज्ञान, आर्ट ऑफ फीलिंग सब सीखना है। अगले दिन उसकी यात्रा के लिए तैयारी करना है। कुछ वर्ष वहाँ रह के ये सब सीखेगी। उसके बाद वहीं पे रह सकती है या वापस आके सबको सिखाएगी। ये कह के प्रीस्टेस चुटकी बजाते ही अशरा के माता पिता उस ट्रांस स्टेट से बाहर आते हैं। अब अशरा का पिता मान जाता है और यात्रा के लिए तैयारी करने के लिए आदेश देता है। प्रीस्टेस अशरा को कुछ इंस्ट्रक्शंस देती है। वो अपने साथ सिर्फ कुछ ही सामान ले जा सकती है और एक मददगार जो नए तरीके सीखने के लिए तैयार है उसको भी ले जा सकती है। 2 दिन के बाद अपनी यात्रा शुरू करते हैं वो, और 3 हफ्ते के बाद आइलैंड ऑफ गोजो पहुंचते हैं, जो उसका घर बन जाएगा अगले 7 सालों तक। ये सब कह के अशरा जेन, कैथरीन और एलेनोर को गहराई से देखती है और पूछती है अगर उनको गोजो के बारे में पता है क्या। वो कहते हैं कि टेम्पल ऑफ गॉडेस में 6 महीने हाई प्रिस्टेस के पास बहुत ज्ञान प्राप्त करके आए हैं वो। शायद हाई प्रिस्टेस ही अशरा के बचपन में उसको लेके जाने के लिए आई होगी, और कहते हैं कि उसको भूलना नामुमकिन है क्योंकि उसमें उतनी क्षमता है। वहाँ के सब विषय और उनके इनिशिएशन के बारे में जितना बता सकते हैं उतना बताते हैं। अशरा भी इनकी जैसे वहाँ इनिशिएशन ले चुकी है। उसको एक अभिलाषा था स्त्री की स्वतंत्रता के बारे में, और उसका इनर ट्रूथ ये काम करने में उसको मदद देता है। उससे शादी करने के लिए बहुत पुरुष आगे आते थे, लेकिन सबको दूर रखने के लिए उसने शादी किया बाह्य दिन जो उससे उम्र में बड़ा था। अपने पति के बारे में ऐसा कहती है कि वो दूसरों के सामने शेर का व्यवहार करता था, लेकिन अशरा के सामने मेमने की तरह रहता था। अशरा को दूसरों के मन कैसे प्रभाव करना अच्छे से पता है। इस वजह से शादी के पहले दिनों में उसका पति उसको आज़ादी न देने पर भी वो अपनी गॉडेस वर्क बिना रुकावट करती थी, और कहती है कि शादी से पहले ही चाइना से बंदी बन के आई हुई एक स्त्री उसको आर्ट ऑफ मेकिंग लव यानी प्यार कैसे व्यक्त करना है
भौतिक, मेंटल, इमोशनल और एस्ट्रल तल पे सिखाती है। इसकी वजह से अपने पति को खुश रख पा रही है वो। यहाँ जेन कहती है कि अगर महिलाएं दुनिया पर राज कर रहे होंगे तो विश्व एक सामंजस्यपूर्ण जगह रहती थी। युद्ध की वजह से सबको नुकसान ही हो रहा है, कोई खुश भी नहीं है। तब अशरा कहती है कि पुरुष में बैलेंस के लिए प्रोग्रामिंग है। ये स्थिति जाके मानव जाति शांतिपूर्ण रहने के लिए प्लेइड्स जो 7 सिस्टर्स के कॉन्स्टलेशन के हैं, उन्होंने सिस्टरहुड को शुरू किया है। हम सीख रहे हैं सिस्टरहुड धरती पर कैसे शुरू हुआ है। हम सब दैविक प्रेम से दूर हो गए हैं, तो हमें दैविक प्रेम बढ़ाने के लिए डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को धरती पर एंकर करना है, बहुत ज़रूरी है, ये कहती है अशरा। एसोटीआर अटलांटिस टाइम में भी था। उस समय में 12 प्रीस्टेसेस सर्किल में खड़े होके धरती पर शांति रहने के लिए एनर्जीज एंकर करते थे। एंशिएंट इजिप्शियन टाइम में रोज एक सीक्रेट सिंबल माना जाता था। उनको प्रीस्टेसेस ऑफ आइसिस बुलाते थे। वहाँ एसोटीआर टेम्पलर्स काउंटर पार्ट तरह काम करते थे। जब स्त्री और पुरुष तत्व के एनर्जीज धरती पर बैलेंस होंगे, तब धरती पे शांति और सामरस्य रहेगा। अशरा कहती है शायद तब तक जन्म लेते ही रहना पड़ेगा उन सबको। जो युद्ध हो रहा है वो बंद होने के लिए कोई तो जीतना है या पुरुष के हृदय में बदलाव आना है। जेन धर्म के बारे में बात करते हुए कहती है कि धर्म के नाम से जो बिलीफ सिस्टम्स है, जो सोच है, सत्ता का लालच, तुच्छ विचार, और जब तक पुरुष में युद्ध करने की आकांक्षा रहती है तब तक परिस्थिति ऐसा ही रहेगा। सबको धर्म से ऊपर उठ के आध्यात्मिकता को अपनाना पड़ेगा, तब तक परिस्थितियाँ ऐसे ही रहेंगे। शायद स्त्री ही लेके आ सकती है शांति और दया करुणा धरती पर, और एसोटीआर के सब शायद इसके लिए ही है। उनको समझ में नहीं आता ये कैसे शुरू करना है। तब अशरा कहती है वो सब हाई प्रीस्टेस ऑफ कैंटिजा से माइंड मेल्ड होके उनको इस मीटिंग के बारे में बता के इस काम को आगे कैसे लेके जाना है पूछते हैं। तब सब आरामदायक स्थिति में बैठते हैं। उनका पूरा फोकस टेम्पल ऑफ कैंटिजा और हाई प्रीस्टेस के ऊपर रखते हैं। प्रीस्टेस से दिए जाने वाले इंस्ट्रक्शंस को रिसीव करने के लिए रिसेप्टिव मोड में जाते हैं। अशरा बात करना शुरू करती है और उसका आवाज़ बदल जाता है। वो हाई प्रीस्टेस की आवाज़ जैसा लगता है। वो कहती है जो राजा इस युद्ध में भाग ले रहे हैं उनको एक साथ लाना है बातचीत करने के लिए। उस ग्रुप में महिलाएं भी होनी चाहिए। यह इसलिए कि स्त्री और पुरुष का एनर्जी बैलेंस होना है। धरती पर फेमिनिन गॉडेस की उपस्थिति का मतलब प्रेम, करुणा, वात्सल्य, सद्भाव ये सब रहना है। अगर धरती बदलना है तो हर स्त्री को अपने अंदर की इस गुण को धरती में एंकर करना है। इसका समय आ गया है। दूसरे एसोटीआर के सभ्य से कनेक्ट होने का भी समय आ गया है। 1000 साल पहले ही ये बात हो रही थी। हम ये सब अभी भी कर रहे हैं। कोमल और केयरिंग रहना कमजोरी समझते हैं। ये एक तरह का प्रोग्रामिंग है। जैसे हमारे सोसाइटी में अगर एक पुरुष की आंख में आंसू आया तो उसको मजाक उड़ाते हैं। ग्रह चेंज होने के लिए देवी का वो केयरिंग एनर्जी बहुत ज़रूरी है। तो सॉफ्ट रहना कमज़ोरी नहीं बल्कि ताकत है, क्योंकि वो है तो ही सोसाइटी में बदलाव आएगा। मुद्दों का सामना करने की ताकत सब में आना चाहिए। चेंज हमारे भीतर आना चाहिए। हमें धैर्य से सिचुएशंस को सामना करना पड़ेगा, तभी हम इवॉल्व हो सकते हैं। इस तरह का धैर्य सब में आना चाहिए, ये कहती है प्रीस्टेस अशरा के माध्यम से। और ये भी कहती है कि अगर कुछ प्रश्न है तो हमारे अंदर से ही उसका जवाब ढूंढना है। ये सब कह के अशरा एक लंबी सांस लेके आंख खोल के उनको देख के हंसती है। उनसे कहती है कि उनको भी सिखाएगी इस तरह से
हाई एनर्जीज कैसे चैनल कर सकते हैं। अशरा अपने पति के बारे में और एक बात बताती है। वो सूफीज़म को फॉलो करता है और इस्लाम को धर्म जैसा नहीं देखता बल्कि एक वे ऑफ लाइफ जैसा देखता है। अशरा गोजो में हाई प्रिस्टेस से उच्चतर ज्ञान प्राप्त करती है, जैसे कि सब एक ही जगह से आते हैं और सब समान है, तो इन दोनों का विचार करने का ढंग एक ही जैसा है, इसलिए उनका संबंध सामंजस्यपूर्ण है। अब जेन, एलिनोर और कैथरीन वहाँ से जाने का समय आता है। अशरा कहती है कि हफ्ते में 2 बार मिलना है उनको। जेन पूछने पर कहती है कि दूसरे साथी भी आ सकते हैं। जब सब मिलेंगे तो उस मीटिंग को ईस्टर्न डांस के लिए डेडिकेट करेंगे कहती है, और उस डांस के बारे में ये कहती है कि उसको हर दिन प्रैक्टिस करना ज़रूरी है शरीर को कोमल और स्वस्थ रखने के लिए। ये इजिप्ट में शुरू हुआ है। प्राचीन काल में प्रीस्टेसेस हायर नॉलेज को स्प्रेड करने के लिए जैसा जीवन के रहस्य नृत्य के रूप में सिखाते थे सबको। जीन का ग्रुप अबे वापस आते हैं। दूसरे ग्रुप के सभ्यों से कहते हैं कि जिस सोल सिस्टर के बारे में हाई प्रीस्टेस उन्हें बताया था उनको मिलके आए हैं, उसका नाम गुप्त ही रखना है। यहाँ एलिनोर कहती है अगर उनके विजिट्स गुप्त रखेंगे तो वो सफल होंगे। मदर वलेरिया उनसे पूछती है कि वो कहाँ जाके आए। युद्ध के बारे में बात करते हुए जेन कहती है कि ये किसी को अच्छा नहीं लग रहा है, कोई खुश नहीं है। अपने प्रदेश और घर से बहुत दूर आके सब अपनी जान गंवा रहे हैं। तब जेन कहती है कि किसी को भी पता नहीं है युद्ध किस लिए शुरू हुआ है। कोई एक अफवाह शुरू किया है। लोग अंधे बन के उस अफवाह के पीछे लीडर को फॉलो करते हुए युद्ध कर रहे हैं। मदर वलेरिया को ये बात पसंद नहीं आता। कहती है कि एक दैविक कार्य के लिए युद्ध हो रहा है। जेन उस बात को आगे नहीं ले जाती। कहती है कि वो एक उच्च दर्जे की इंसान से मिलके आए हैं। उसका पति सुल्तान के पास एक हाई पोस्ट में है। युद्ध को कैसे समाप्त कर सकते हैं वो बात करने के लिए उसके पास गए थे। ये कह के चुप हो जाती है। अपने साथियों से अगली बार अशरा से मीटिंग में क्या करना है बात करती है। इसोटियार को उस होली लैंड में स्थापित करना उनका एक मुख्य मिशन है और सब अपनी जिंदगी को उसके लिए समर्पित करना है। उनसे एक ध्यान करवाती है। उनके पिछले जन्म जब वो सिस्टरहुड ऑफ द रोज से जुड़े हुए थे उसको याद आने के लिए, जैसा वो कहती है वैसा विजुअलाइज करने के लिए कहती है। पहले विजुअलाइज ये करने के लिए कहती है कि पिछले जन्म में जब वो सब एक ग्रुप बन के थे, अनंत सृष्टि के गोद में तैरने की याद करने के लिए कहती है। जो अनंत जीवन धारा सभी जीवन से जुड़ा हुआ है, उस शक्ति में उनको प्रवेश करने के लिए उनको पुकार रही है, ऐसा विजुअलाइज करने के लिए कहती है। समुद्र के बगल में एक शिखर पर अद्भुत टेम्पल में अपने आप को विजुअलाइज करने के लिए कहती है। वो सब मेजेंटा और क्रीम कलर के कपड़े पहने हुए हैं। वो 2 लाइन में खड़े हैं और उनके सामने एक तेजस्वी जीवी खड़ा है। ये विजुअलाइज करने के लिए कहती है। उसके हाथ में एक लंबा सा गोल्डन रॉड रहता है। उसके नीचे एक क्रिस्टल रहता है। वो एक के बाद एक उनके सामने जाके खड़े होने से वो उस गोल्डन रॉड उनके माथे पे रखता है। ऐसा रखते ही उनके सर में प्रकाश का विस्फोटन होता है। उनका पूरा शरीर प्रकाश और प्रेम से भर जाती है। ये विजुअलाइज करने के लिए कहती है। इस तरह इनके माथे पर रखे गए निशान फिर से अब एक्टिवेट हो रहा है। उनके चारों ओर वायलेट फ्लेम उनको एनवेलप करती है। उनके इंट्यूशन से पता चलता है कि एक ग्रेट ओवरलाइटिंग बीइंग से कनेक्ट हुए हैं। वो सिस्टरहुड से भी ऊंची स्थिति में है। वो उन्हें पता चलता है कि वो मेल्कीजेडिक है। उनको ईस्टर्न कंट्रीज में सनत कुमारा कहते हैं। ये होने के बाद उनको अपने रूम कॉन्शियसनेस में लौटने के लिए कहती है।
ये होने के बाद आगे कैसे लेके जाना है ये बात करती है जेन उन सब से। अगले क्या होगा अगले सेशन में हम सुनेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। प्रकाश की विजय।